वहीं यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर यूपी में ये तीनों रह रहे थे। इस मामले में आपको बताते चले कि फर्जी दस्तावेज के सहारे यूपी का बासिंदा बनकर ये बांग्लादेशी रह रहे थे। इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से तीनों आरोपी जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि वाराणसी में रह रहे आदिल से और पूछताछ में 2 और नामों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद यूपी एटीएस के हाथ ये सफलता लगी है। सहारनपुर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। लखनऊ यूपी एटीएस को कामयाबी मिली है, जहां पर यूपी में रह रहे तीनों फर्जी दस्तावेज के मामले में फर्जी दस्तावेज के सारे यूपी का वशिंदा बनकर रह रहे थे बांग्लादेशी। आपको बता दें, वशिंदा बनकर रह रहे थे बांग्लादेशी। इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं तीनों आरोपी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करके रहने वाले 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी के अंदर वो छुपकर रह रहे थे, जहां पर यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया। इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं तीनों आरोपी। वाराणसी में रह रहे आदिल मोहम्मद अशरफी उर्फ आदिल उल रहमान से पूछताछ के बाद सहारनपुर से 2 अन्य आरोपी शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपियों से जब रिमांड के दौरान पूछताछ होगी तो तमाम अन्य अवैध बांग्लादेशी जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। जल्दी एटीएस उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेगी। तो वही नीलेश, बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग का भी आशंका जताई जा रही है इसमें। देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। जब बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर रखा जाता है, तो वो कई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो दुश्मन देशों के लिए लाभकारी होती है। तो ऐसे में इनके लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी अब एटीएस पड़ताल करेगी, जांच करेगी। अभी शुरुआती पड़ताल में ये जरूर निकलकर सामने आया कि इंटरनेशनल फंडिंग की जा रही है। बिल्कुल नीलेश, अभी तक इस पूरे मामले में क्या अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, कोई सूचना? देखिए, बिल्कुल एटीएस जब ऐसी कोई गिरफ्तारी करती है तो वो बयान जारी नहीं करती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला होता है, प्रदेश की सुरक्षा का मामला होता है, और उन लोगों को अलर्ट मिल जाता है जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो जब इन लोगों से पूछताछ होगी, रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड खत्म होगी तो तमाम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सपा नवरात्रि पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। सूत्रों से पता चला है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वीआईपी सीटों पर करेगी घोषणा। जी आपको बता दें कि वीआईपी सीटों पर घोषणा कर सकती है। सपा नवरात्रि में वीआईपी सीटों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सपा की पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं 20 उम्मीदवार में ज्यादातर परिवार के सदस्य हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मैनपुरी सीट से डिंपल यादव मैदान में उतर सकती हैं। आपको बता दें, बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं आजमगढ़ की सीट से शिवपाल यादव उतर सकते हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं।